हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैटर्स। तो अभी तक हमने 4 वीडियो कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज में। आज हमारा 5वां वीडियो है और 5वां वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ठीक है, और जितने भी 4 वीडियो हैं वो सारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जाइए आप उन्हें एक एक करके देखना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का काम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? First, funds used to support the Indian office in London. Correct? जितने भी इंडियन ऑफिस थे लंदन में, उस फंड्स का यूज करते थे वो उनके खर्चे पे। फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया। करेक्ट। फंड्स यूज टू वेजिंग wars outside India by the British. No, this is not correct. Only fund option 1 and 2 are correct. If you want to see the कहाँ खर्च करते थे, परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, yes. एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, yes. इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, yes. इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, yes. नॉन इफेक्टिव चार्जेस ऑफ द आर्मी, पेंशन एंड ग्रेटिट्यूड पेएबल इन इंग्लैंड टू रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी। इन सारी चीजों पे खर्च करते थे। फंड्स यूज फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश वर नॉट इंक्लूडेड इन होम चार्जेस। इस होम चार्ज में इंक्लूड नहीं था, सो डिजायरेबल ऑप्शन ओनली बी 1 and 2। The staple commodities export by the English East India Company from Bengal to the Middle East of 18th century war। क्या थे staple commodity जो एक्सपोर्ट करते थे एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से? तो कॉटन, सिल्क, साल्ट पीटर, ओपियम। ये 4 चीजें आप याद रखिए, कॉटन, सिल्क, साल्ट पीटर, ओपियम। ठीक है। द इंपीरियल प्रेफरेंस, द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया। यही था इंपीरियल प्रेफरेंस। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड फॉर द स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिविलेज नॉमिनल ड्यूटी वाज पेड ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया व्हाइल इंडिया एक्सपोर्ट पेड हाई ड्यूटी इन ब्रिटेन। इसी को हम इंपीरियल प्रेफरेंस बोलते हैं। जब यहां से वो सामान लेकर जाते थे, यानी कि जब यहां से एक्सपोर्ट कोई भी चीजें होती थी, ठीक है, तो उस पर वो क्या करते थे, नॉमिनल ड्यूटी वाज पेड ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट। जो इंपोर्ट बाहर से आता था अंदर ब्रिटेन से, तो उसमें नॉमिनल ड्यूटी लगाते थे, पर जो एक्सपोर्ट होता था यहां से जो भी चीजें, उस पर हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। इसी को हम लोग इंपीरियल प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज के एब्सेंस में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था इंडिया में, ब्रिटिश रूल के दौरान नहीं हुआ। ठीक है। Economically, one of the results of the British rule in India in 19th century was commercialization of Indian agriculture। Indian agriculture को उसने कमर्शलाइज कर दिया था। ठीक है। कैसे कमर्शलाइज किया था, क्या किया था उन्होंने? जितने भी कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके जैसे इंडिगो हो गया, ठीक है, कैश क्रॉप जितने भी हैं, इन सबको उन्होंने फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। इन्होंने फोर्स किया कि आप अब ये उगाना शुरू कीजिए, खाने पीने की चीजें उगाना कम कीजिए, और जो भी इंग्लिश फैक्ट्रीज है उसमें रॉ मटेरियल के लिए जो काम करे, जैसे इंडिगो, इन ये सारे प्लांटेशन आप लगाना शुरू कीजिए। तो इस ढंग से कमर्शलाइजेशन हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर का। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट ई मराड़ी सेटलमेंट, सॉरी, फर्स्ट ई मराड़ी सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इसी फर्स्ट ई मराड़ी सेटलमेंट का नाम है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग बोलते हैं जागीरदारी सेटलमेंट, जागीरदारी को ही बोलते हैं मालागुजारी सेटलमेंट, विश्वेदारी सेटलमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का ही नाम है फर्स्ट ए मराठी सेटलमेंट। यूपीसीएस प्री में पूछा था। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, परमानेंट सेटलमेंट किनके द्वारा बनाया जाता था? लैंड लॉर्ड्स के द्वारा। ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ जमींदार्स, वही लैंड लॉर्ड्स, जमींदार्स। Which governor general introduced permanent revenue system in India? अभी पढ़े लॉर्ड कॉर्नवालिस। Permanent settlement of Lord Cornwallis was introduced in the year 1793। 1793 में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को, याद रखिएगा। The tendency for increased irrigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793। The reason for this normally traced to which द फॉलोइंग प्रोविंस। क्या था? नन ऑफ द अबव ऑप्शन हुआ। क्यों? जो टेंडेंसी था
इरिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट। देखिए जो लैंड सेटलमेंट की बात है उसके बारे में, परमानेंट लैंड सेटलमेंट की बात है उसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, क्या था वहां पे, एक लैंडलॉर्ड को एक राइट मिल गया था। ठीक है, लैंड का राइट था उनके पास, वो हेरिडिटरी सक्सेसर और लॉफुल सक्सेसर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, हेरिडिटरी हो गया। ठीक है, इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था ब्रिटिशर्स का। जो गवर्नमेंट बिलीव दैट द लैंडलॉर्ड्स वुड रिमेन फेथफुल टू द ब्रिटिश, बिलीव करते थे कि हमेशा फेथफुल रहेंगे। ठीक है, और इनको राइट था क्या, ट्रांसफर करने का, गिवन द ट्रांसफर और सेल देयर लैंड, ये लैंड को ट्रांसफर भी कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे। तो सो मच राइट्स इनको मिल गया था लैंडलॉर्ड्स को, टेनेंट को कोई राइट नहीं था, टेनेंट को तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। और ये सारे राइट्स लैंडलॉर्ड्स को क्यों मिले थे, इसलिए मिले थे क्योंकि ये फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्स डेट पे उनके ट्रेजरी में जमा कर देते थे, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। जब ये फिक्स रेवेन्यू फिक्स डेट पे जमा नहीं करते, वैसे ही क्या होता था, इनके सारे राइट्स को खत्म कर दिया जाता था। और ये जो फिक्स्ड रेट था, फिक्स्ड रेवेन्यू रेट था, टैक्सेस थे, वो फिक्स्ड वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए फिक्स थे। इसी को परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू फार्मर्स व्हिच वर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार्स। द रीजन वाज, अब परमानेंट सेटलमेंट एक प्रोविजन था टेनेंट के लिए, जो फार्मर हैं उनको पट्टास, लैंड का पट्टा उनको देना था ताकि वो उस पर ग्रो कर सके अपने फसल को। पर बहुत सारे जमींदार होते थे, इनसे बचते थे। क्यों? क्योंकि कोई ऑफिशियल चेक नहीं था जमींदार पे, इस कारण से वो इससे बचते थे। ठीक है, द रीजन फॉर नॉट इशूइंग पट्टास बाय मेनी जमींदार्स वाज देयर वाज नो ऑफिशियल चेक ऑन जमींदार्स इन परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। दे आर ओनली रिक्वायर्ड टू गिव 1/11 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन टू द ऑफिशियल्स। जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसका 1/11 पार्ट उनको देना होता था। चलिए 14वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार। यही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जमींदार को तो बहुत सारे राइट मिल गए थे लैंड पे, वो उनके बेटे हेरिडिटरी हो गया, उनका लैंड जो है वो बेच सकते थे, उस लैंड को खरीद सकते थे, किसी को ट्रांसफर कर सकते थे, इतने सारे राइट्स मिल गए थे। लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, कहां से कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये तो बकवास हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन 1885 द राइट्स ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है और उसमें टेनेंट को फिर कुछ राइट्स मिलते हैं। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लैंड लॉर्ड को इतने सारे राइट्स देके चला गया, टेनेंट को कोई राइट नहीं। टेनेंट के राइट देखिए 1885 एकदम लमसम 100 साल बाद, लमसम लगभग 100 साल बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है। और बंगाल टेनेंसी एक्ट डिस्क्राइब दैट लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के राइट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये हम जानते हैं। सर थॉमस मुनरो थे जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट से जुड़े हुए थे। एक और कौन थे, कैप्टन रिड। कैप्टन रिड को याद कीजिएगा, दो नाम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए, हु वाज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सेटलमेंट, मुनरो। हु स्टार्टेड द रैयतवाड़ी सेटलमेंट, थॉमस मुनरो। द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड द रैयतवाड़ी सेटलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको याद रखना है। चलिए सारे एग्जाम से पूछते हैं। इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रिवलेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ही रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था। ठीक है, विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। करेक्ट, क्या था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, यही तो था कि बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होगा, सारे के सारे एक्सपेंस जो होंगे वो टैक्सेस जो भी होगा वो पीजेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट गेव द पट्टास टू द रैयत्स। यस, पट्टास दिए थे रैयत्स को जो पीजेंट्स थे। द लैंड्स वर सर्वेड एंड एक्सेस बिफोर बीइंग टैक्स्ड। तो यहाँ पे ऑफिशियल चेक था। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट कोई ऑफिशियल चेक नहीं था। तो तीनों के तीन ऑप्शन सही हैं। IAS प्री 2012 में पूछा गया है। व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टैब्लिश्ड। 1839 में फर्स्ट टी कंपनी बना था और ये आज भी काम कर रहा है। और ये समझिए आप कि 5 लाख के कैपिटल पे इंग्लैंड में बना था, नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। और ए टी कंपनी ओल्डेस्ट टी कंपनी ऑफ असम है। ठीक है, स्टिल फंक्शनिंग। ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं। किसने ड्रेन थ्योरी को करेक्टली डिफाइन किया था, किसने नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में करेक्टली जो प्रोपाउंड दादा भिनरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ड्रेन थ्योरी को लेकर। देखिए, that a part of Indians' national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material returns.
ये स्टेटमेंट ड्रेन थ्योरी को डिफाइन करता है। ठीक है, Dada Bhai Nauroji gave some factors that cause external drain theory. There were external rules and administration in India, correct? All the civil administration and army expense of Britain were paid by India. A part of India's national wealth was transferred to the England, for which India got no return. India was bearing the burden of territory building both inside and outside of India. इसीलिए इसको ड्रेन थ्योरी को इविल्स ऑफ ऑल इविल्स बोलते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, with reference to the deindustrialization, which of the following statement is correct? This process started in 1813, correct? 1813 में डीइंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया था इंडिया में। Evolution of monopoly of trade rights of East India Company aggravated the process. Yes, monopoly trade rights था उनका। सारा रिसोर्सेस जो फैक्ट्रीज के लिए हैं, रॉ मटेरियल्स जो भी हैं, सबको इंडिया से ढोके ले जाते थे, वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के यहाँ इंडिया में बेच देते थे विद ए ह्यूज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, और यहाँ से जो भी सामान जाता था उस पर हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। दैट्स आर द कॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन इंडिया। ओके, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कौन था? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ, तो बस हम दादा भाई नौरोजी को जानते ही हैं। चलिए 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोनेंट द ड्रेन थ्योरी? दादा भाई नौरोजी। सब रिपीटेड क्वेश्चन देखिए। हु ऑफ द फॉलोइंग और इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी थे इकोनॉमिक क्रिटिक्स। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, आरसी दत्ता थे, इन तीनों के तीनों थे। ठीक है, इनके अलावा भी और भी थे, इनको आप याद रखें तो ठीक है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी तो हो गए, गोविंद रानाडे, ठीक है, इनका भी नाम है। ICS ऑफिसर में चंद्र दत्ता, आरसी दत्ता का तो हमने देख लिया। फिर और भी थे, जैसे जीवी जोशी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय। दे फाइनली रीच द कंक्लूजन दैट कोलोनिज्म, जो कोलोनिज्म है, वाज द मेन हर्डल टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? ये सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान जो थे वो लॉयल थे ब्रिटिशर्स को, इसलिए वो क्या थे, दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन थ्योरी था इससे वो सहमत नहीं थे। ठीक है, हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑब्वियसली बात है, दादा भाई नौरोजी। Who wrote the book describing the theory of economic drain of India during the British rule? Dada Bhai Nauroji, correct. The most effective contribution was made by Dada Bhai Nauroji to the cause of Indian national movement was that he exposed the economic exploitation of India by British. ठीक है, यही था मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दादा भाई नौरोजी का, कि उन्होंने जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे इंडिया पे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करके रख दिया ड्रेन थ्योरी के जरिए। ठीक है, और पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के थ्रू। चलिए 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जनरली इंडिया हैड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये स्टेटमेंट सही है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, करेक्ट। दिस आर द दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? जनरली इंडिया हैड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ, यस, द ड्रेन ऑफ थ्योरी अनरिक्वायर्ड, करेक्ट। इन दोनों इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए इसका आंसर यही होएगा, यही आंसर है। देखिए कैसे, तो इसका देखिए सीधा सा आंसर है यहाँ पे। इसके लिए आप चाहिएगा तो मैं इसके लिए पढ़ दूंगा। द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया डिड नॉट गेट एन एडिक्वेट इकोनॉमिक कमर्शियल मटेरियल रिटर्न हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट एज ए ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यही था। बिफोर 1813 कंपनी हैड ए रेकरिंग सरप्लस विच accrued from profits from oppressive land revenue policy, profits from its trade resulting from monopolistic control over the Indian markets and exactness made by the company's officials. All this surplus was used by company as an investment, that is for making purchase for exportable items in India and elsewhere. Against exports of goods made out of his investment, India did not get any things in return. The system was brought to an end by the Charter Act of 1813. From 1813 onwards, economic drain took the form of unrequired export. ठीक है, bearing a few exceptional years, favorable balance of trade had been the nominal features of our foreign trade till the outbreak of World War II. Therefore, it is clear that assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Dada Bhai Nauroji described the drain of theory as the evils of all evils and the main cause of Indian poverty. ठीक है, hope you understand. Who considered that British economic policy is disgusting in India? Karl Marx. Karl Marx ने बोला था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है डिस्गस्टिंग है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां वीडियो का अंत। 6ठा वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, और इस कोविड क्राइसिस में सब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और होप इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।